मैं डॉक्टर संदीप, दो चीजें। एक तो चूंकि मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ब्रिटेन में सिस्टम है, एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, शैडो कैबिनेट होती है, और उसका नेता प्रतिपक्ष का, मैं कुछ यूनियन में भी, स्टूडेंट यूनियन लखनऊ में एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ था आज से 40-45 साल पहले। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि राहुल गांधी आज शैडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक अपनी व्यवस्था रख रहे थे, अपना एक विजन रख रहे थे। तो एक तो मैं इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। दूसरी एक, आप ओवरऑल तो सम अप करिएगा, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी और चाहूंगा कि आम जन तक उन्होंने एक बात और पहुंचाई है जो वैसे बात नहीं होती थी, कि जो प्रोडक्शन और उसका फर्क है, कंजम्पशन का, वो फर्क उन्होंने समझाया। और सिर्फ फर्क ही नहीं समझाया, उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर्स, बैटरीज और ऑप्टिक्स की बात भी समझाई। और उसको बहुत, मेरे ख्याल में इससे सरल शब्दों में नहीं हो सकता था जब यूक्रेन युद्ध में वो बता रहे थे कि किस तरह से ड्रोन जो एक इलेक्ट्रिक मोटर से या बैटरी से चलता है, और किस तरह से एक इंटरनल कंबशन, एक जो इंजन है जो ईंधन लेता है और ऐसे खाता है, उसकी इफेक्टिवनेस और उसके बारे में भी बात कर रहे थे। मैं इस पे भी एक आपकी छोटी टिप्पणी चाहूंगा। मतलब एक शैडो प्राइम मिनिस्टर, एक जो भारत कितना पीछे रह गया है या चीन कितना आगे हो गया है, जिस तरह से आपको करना था, और ओवरऑल टिप्पणी डॉक्टर संदीप। जी, जो पहला सवाल है आपका शैडो प्राइम मिनिस्टर का, स्पष्ट है कि शैडो प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक प्राइम मिनिस्टर के पद की गरिमा उसके विचारों से होती है, ना कि कपड़ों से होती है, और माने तमाम तरह के इधर-उधर की बातों से होती है। तो प्रधानमंत्री तो आप बन सकते हैं लोकतंत्र में इधर-उधर का जुगाड़ करके, लेकिन वो जो संवेदनशीलता है, वो जो सही का चरित्र है, वो कहाँ से लाएँगे? वो तो सही के व्यक्ति में सही का चरित्र होता है। तो वो तो है ही नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो 2002 तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट से राजनीति में जिसने अपनी जड़ जमाई हो, जो जिसकी राजनीति ही मतलब हिंदू और मुसलमान पोचिंग और पोलराइजेशन की राजनीति हो, वो क्या समझेगा कि जनता के लिए जीना और जनता के लिए मरना और जनता के लिए सोचना और समझना और जनता के लिए राजनीति करना क्या चीज है। तो राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, राहुल गांधी हकीकत में रियल प्राइम मिनिस्टर हैं। क्योंकि देखिए, देश तो वैसे ही 2014 के बाद बिना प्रधानमंत्री का है हकीकत में। कोई प्रधानमंत्री नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति है जो इस डाल से उस डाल पर कूद रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा और होगा भी नहीं। क्योंकि बिना विजन के कोई राजनीति देश निर्माण की नहीं जा सकती। और अगर ये विजन है कि जिसमें आप अल्पसंख्यक कम्युनिटी जो कि पहले से ही मार्जिनलाइज्ड है, उसी को आप लगातार अगर किनारे कर रहे हैं, तो फिर ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। रही बात दूसरी, जो चीन के इकोनॉमी की का मसला है, चीन जो है वो 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हकीकत में जो उसको बाइंग कैपेसिटी और भी ज्यादा है। और चीन ने अपने को खड़ा कैसे किया? माओ जेडोंग का कल्चरल रेवोल्यूशन और उसके बाद डेन जियाओपिंग का जो तमाम जो आर्थिक नीतियां थी, हालांकि डेन जियाओपिंग उस कल्चरल रिवॉल्यूशन के सफरर्स, माने उनका परिवार उसमें एक सफर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी डेन जियाओपिंग ने तमाम वो नीतियां की और उस नीतियों से वो चीन को लाभ हुआ। और चीन, मैं बताता चलूं कि 1990 तक चीन और भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो एक थी, बराबरी में थे। लेकिन 97 में चीन 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया और भारत जो है वो माने मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स की वजह से पीछे रह गया। और हालत ये है कि हम 3.5 ट्रिलियन पर ही अपनी छाती पीट पीट के विश्वगुरु होने का दम भर रहे हैं। अभी एक सूची में देख रहा था दुनिया के 10 दमदार देशों की, उसमें भारत का नाम है ही नहीं। तो होगा भी नहीं, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आप कहाँ हैं? आप शिक्षा का बजट जो कांग्रेस ने सेट किया उससे भी नीचे ला रहे हैं। आप आपका जो डिफेंस का बजट है, ये सब सारी चीजें, देश का निर्माण इससे होता है। बेरोजगारी अपने सर्वोच्च दर पर है, खास करके अनएम्प्लॉयमेंट जो युवाओं में है वो 45 साल में सबसे हाई है। तो जो स्थितियां हैं देश की वो भयावह हैं। राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि इधर उधर की बातों से नहीं, न्याय से संभव हो पाएगा। और अब आप देखिए कि लोग अपनी किडनियां बेच रहे हैं और इतनी खराब स्थिति, असमानता अपने चरम पर है। और बस क्रोनी कैपिटलिस्ट जो गुजरात का मॉडल था, उसी को पूरे भारत में लागू किया गया है, पैसा बटोर लिया गया है। दिल्ली में मैं रहता हूँ और मुझे 3-3 4-4 बार फोन आ रहे हैं बीजेपी के, जो रिकॉर्डेड फोन होते हैं प्रधानमंत्री के, उनके, और दूसरी पार्टियों के पास पैसा ही नहीं, चुनाव कौन लड़ेगा? तो ये स्थितियां, ये है कि ऐसी स्थिति बना दी गई है
कि इसमें लोकतंत्र बचने की स्थिति में नहीं है। जी। डॉक्टर संदीप, मैं बस एक चीज आपसे समझ लूं। आज राहुल गांधी ने वो तेलंगाना का जो अभी जातिगत जनगणना हुई है उसको भी ले आए। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं बहुत ज्यादा चीजों को उन्होंने समेटा है उसमें, मतलब प्रिसाइजली बहुत 40-43 मिनट में इतना चीजें। और उन्होंने फिर उसको जब सिलसिलेवार किया, उन्होंने कहा कि जिस देश में 9% शेड्यूल ट्राइब, 16% शेड्यूल कास्ट, 15% मुस्लिम्स, और उन्होंने कहा कि 50 से कम नहीं, मेरा एस्टिमेट है 55% ओबीसी, तो 95%। और फिर वो तुरंत आ जाते हैं कि ये पार्टिसिपेशन और 95% वेल्थ में कैसे होगा, वो बात की। और एक बात मैं आपसे इसलिए कहूंगा कि उस पर रिप्रेजेंटेशन और पावर शेयरिंग की बात वो जो पिछले 2-4 दिन से उठा रहे हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उठाई। अगर उसको थोड़ा और आप स्पष्ट कर देंगे तो बहुत से हमारे दर्शकों, हमें सबको समझे कि वन माइट बी रिप्रेजेंटेड पर वो पावर नहीं शेयर कर रहा है। और इसका उन्होंने सामने बैठे हुए बीजेपी के और ओबीसी और उन लोगों को भी इंगित किया कि आप लोग बोल नहीं सकते हैं। मैं इस पे एक आपका, जाति जनगणना जरूरी है इवन फॉर पावर, इवन फॉर वेल्थ शेयरिंग, और इसको जो वो जब रिप्रेजेंटेशन और शेयरिंग की, जब पावर शेयरिंग की बात करते हैं, इसको जरा एक बार आप भी जरा समझा देते। जी, मैं 2-3 बातें चूंकि आपने मैं 2-3 इस पे इसको भी समझाऊंगा और आदि योगी शिव के बारे में बात भी करना चाहूंगा। उनको आदि योगी कहा जाता है, ओरिजिनेटर ऑफ योगा कहा जाता है। एक और बात मैं बताता चलूं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो ट्रेसेस मिलते हैं किसी एक भगवान के, तो वो शिव के मिलते हैं। और हमारे मेरे एक साथी हैं जो आजकल यूसी बर्कले में पढ़ाते हैं, हिस्टोरियन है वो, और उन्हीं की किताब से पढ़ के मैंने जाना था ये सब तमाम तरह की चीजें कि शिव जो है वो केवल उन्हीं को योग गुरु ही नहीं, योगा का प्रोपेगेटर भी माना जाता है। उन्होंने फैलाया पूरे भारत में, सप्तऋषियों को इनलाइटन किया, फिर योगा, उन्हीं से योगा का उद्भव है। तो बहुत महत्वपूर्ण है शिव। और इसीलिए शिव के बारे में अगर राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो कोई भी जो अध्यात्म को जो खोजने वाला व्यक्ति है वो बात जरूर करेगा। दूसरी बात जो ये कास्ट सेंसस की बात है तेलंगाना की, ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। 50 दिन में कर लिया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको। और जो मोदी जी कहते हैं कि ये गलती हो जाएगी, वो गलती हो जाएगी, ये सब बोगस आरोप है, या ये जो सरकार कहती है कि इससे ये चीजें होंगी, वो चीजें होंगी, ये ना करने का एक मैंने कारण गिनाया जाता है। मैं आपको बताता चलूं कि भारत तब तक विश्व गुरु नहीं बनेगा या भारत तब तक देश नहीं बन सकता है जब तक वो अपने एक बड़ी आबादी को न्याय सुनिश्चित नहीं करेगा। मैंने जिक्र किया था 1990 में भारत और चीन एक ही इकोनॉमिक कंडीशन में थे। अभी चीन में केवल और केवल 7 मिलियन लोग, आपने जो बात डेटा दिया था वो सही दिया था। एक्चुअली चीन की जो अभी इकोनॉमी है वो 7.8 ट्रिलियन की है। मैं जानबूझ के 2-3 ट्रिलियन कम ही बताता हूँ आंकड़ों में, 2-3% मॉडेस्ट ही रहता हूँ, क्योंकि अंधभक्त जो है वो चीजों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो चीन जो है हकीकत है एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है। बस 7 मिलियन लोग वहां गरीब हैं। और भारत की जो गरीबी का पैरामीटर है वो अलग है। यहाँ हमारे कश्मीरी गेट पे लोग डिवाइडर पे सोते हैं, लेकिन चीन का जो गरीब है उसके जो पौष्टिक भोजन का जो पैमाना है, पैरामीटर है, उस पर फेल होता है तब उसको वहां रखा जाता है। घर में जो 2 कमरे होने चाहिए वो नहीं है, तब उसको उस पैरामीटर में रखा गया है। उन 7 मिलियन को भी चीन कहीं ना कहीं सेट कर देगा जल्दी ही, बहुत जल्दी ही। अब वहां डेमोक्रेसी और उन सब सारी चीजों के बारे में बाद में की जा सकती है, लेकिन आदमी कम से कम इतनी भयावह स्थितियों में नहीं रहता, ये हकीकत है। अब दूसरी बात जो कास्ट सेंसस का मसला है, पूरी दुनिया में एग्जाम्पल है। ऐसा है कि पूरी दुनिया में इस तरह के एग्जाम्पल है, चाहे मलेशिया ले लीजिए, चाहे यूएसए ले लीजिए, अफर्मेटिव पॉलिसी है वहां पे। वो जो तथाकथित बेचे और खरीदे जाने वाले लोग थे, याद रखिए कि अमेरिका में सिविल वार 1860 में हुआ, और उससे पहले जो काले लोग हैं वहां के, उनको गाय और बैल जैसे हम मेले में खरीदते और बेचते हैं, उनको खरीदा और बेचा जाता था। उनको मुक्त कराया अब्राहम लिंकन ने, गोरे आदमी ने, और वही काले लोग, माने अश्वेत लोगों ने, 13 से 14% है, उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी में इतना योगदान दिया है कि अभी पेरिस में ओलंपिक्स हुआ था और जो गोल्ड मेडल अमेरिका ने जीते उसके आधे गोल्ड मेडल उन्हीं अश्वेत लोगों ने जीते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये, चाहे ब्राजील हो, ब्राजील ने भी अपने अफर्मेटिव एक्शन, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, सभी ने अपने यहाँ डाइवर्सिटी के लिए इस तरह की पॉलिसीज को लागू कर रखा है। मसला ये है कि अब एक एग्जांपल बताता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत में जाति कभी खत्म नहीं होगी।
ये भी एक बोगस कॉन्सेप्ट है, चूंकि लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं है, लोगों को पढ़ाया जाता है। बाबा साहब से बहुत पहले इसके कॉन्सेप्ट को एक ब्राह्मण बसवन्ना ने कर्नाटक में दिया। उसके बाद रैदास ने कहा कि नहीं, 2 लाइन में उन्होंने रिलेशन ऑफ कास्ट की फिलोसफी को दिया। अब बाबा साहब ने उसको किताब लिख के दिया, लेकिन हकीकत में जो भारत से स्लेवरी खत्म होने के बाद दुनिया से स्लेवरी जब खत्म हुई तो लेबरर्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि शुगर प्लांटेशन से पैसा कमाना था और उस प्लांटेशन में मजदूरों की जरूरत है, तो मजदूरों को भारत से ले जाया गया, गिरमिटिया एग्रीमेंट करके ले जाया गया। हालांकि वो भी एक स्लेवरी ही थी, लेकिन उस एग्रीमेंट को चूंकि हमारे अनपढ़ मजदूर नहीं बोल सकते थे, तो उसको एग्रीमेंट को गिरमिट बोलते थे, तो गिरमिटिया मजदूर कहे गए। वो जब गए, अगर मान लीजिए सुरनाम गए, मॉरिशस गए, त्रिनिदाद गए, टोबैगो गए, फ्रेंच गुयाना गए, और जब गए वो, तो वहीं की मिट्टी में शामिल हो गए। और बाद में जब करीब करीब 1950 के आसपास दुनिया के सारे देश आजाद हो रहे थे, ये देश भी आजाद हुए, और हालत ये है कि 53% सूरीनाम की आबादी जो है वो भोजपुरी बोलती है, और वो लोग अभी भारत से बहुत आगे हैं। और वो जो लोग गए थे ज्यादातर लोअर कास्ट थे, अपर कास्ट भी थे, लेकिन ज्यादा संख्या में लोअर कास्ट लोग थे। वहां अभी कास्ट की आइडेंटिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन कल्चर वैसे ही बचा हुआ है। वो हमसे ज्यादा भोजपुरी को प्यार करते हैं, उसको बढ़ाते हैं और आगे कर रहे हैं। खत्म क्यों हुई कास्ट? क्योंकि उनको सर्वाइवल सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और अभी भी जिसकी वो डच कॉलोनी थे, वो हॉलैंड के, नीदरलैंड के, और वहां से लोगों ने इतना अचीव किया कि वीएस नायपाल उन्हीं बच्चों के बच्चे थे, उन्हीं लोगों के बच्चे थे, गिरमिटिया मजदूरों के। उन्होंने नोबेल जीता। भारत ने आज तक 1913 के बाद से, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल मिलने के बाद साहित्य से आज तक भारत साहित्य के नोबेल के लिए तरस रहा है और तरसता रहेगा, क्योंकि वो कैपिटल हमारे समाज में कभी इवॉल्व, माने कभी बन ही नहीं पाएगी। क्योंकि हम तो दूसरों को दबाने में अपनी पूरी ऊर्जा को, जो क्रिएटिव ऊर्जा है, उसको कविता थोड़ा, हम गीतांजलि थोड़ा लिख रहे हैं। हम तो कुंभ के आख्यान लिख रहे हैं जो झूठे आख्यान है, और उन आख्यानों में हम लोगों को दबा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, उनको मूड बना रहे हैं। अभी यही उत्तर भारत और दक्षिण भारत का ले लीजिए। दक्षिण भारत में भी धर्म को लोग पालन करते हैं, तमिलनाडु में सबसे बड़े बड़े भव्य मंदिर हैं, लेकिन वो इस तरह से जाके कुंभ में मर नहीं जाते हैं, और मरते भी हैं तो सवाल पूछते हैं सरकार से कि क्या तुमने किया हमारे लिए। डॉक्टर साहब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि राहुल गांधी का जो नैरेटिव है कि कास्ट सेंसस क्या है, कास्ट सेंसस से किसी जाति को फायदा नहीं होना है, कास्ट सेंसस से समाज को फायदा होना है। समाज क्या है? हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में क्षमा करिएगा, देशपांडे साहब एक सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने बड़े बड़े लेख लिखे हैं, किताबें लिखी हैं। कास्ट सेंसस बेसिकली हर व्यक्ति को न्याय सुनिश्चित करेगा, और उसकी जो आइडेंटिटी है वो डाइल्यूट होगी। एक यादव एक ब्राह्मण से दूरी खत्म होगी, एक सैनिक की एक यादव से दूरी खत्म होगी, और फाइनली वो एक मानव समाज के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेगा। और राहुल गांधी उसी की बात कर रहे हैं, जो व्यापक और बहुत बड़ी विचारधारा है, जो मोदी जी के समझ में नहीं आ सकती।